मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँगी हिंदी कहानी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड सारे मुख्य पॉइंट्स के विषय में मैं यहाँ पर बात करूँगी। इससे पहले मैंने कहानी पर लेक्चर कई सारी जो है वीडियो में बता रखी हूँ। बहुत सारी लेक्चर मैंने दे रखा है वीडियो में, जो कि कहानी के नाम से है। आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, फिर इसको देखिए, क्योंकि पहले आप लोग इसके बैकग्राउंड को पूरा समझ जाएंगे, यानी हिंदी कहानी के विषय में आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आप लोगों को उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी से माना गया है। आप लोग जानते हैं कि सन 1900 के बाद का समय प्रगति का समय रहा है हमारे देश के लिए, यानी कि हमारा देश भी विकास को प्राप्त हुआ है और हिंदी कहानी को भी विकास प्राप्त हुआ है। ठीक, तो समझ जाइए कि 1900 के बाद सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो एकाएक से तो आज़ाद हो नहीं गया। सन 1900 के बाद से बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं घटी, जैसे 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, 1920 में चौरी चौरा कांड हुआ और असहयोग आंदोलन चला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रगति का समय रहा हमारे देश के जनता में जागरूकता आ गई थी। लोग विकास को प्राप्त कर रहे थे, मतलब प्रगति के मामले में वो भी चाह रहे थे कि हमारा देश विकसित हो। जिस प्रकार पहले लोग चुपचाप बैठे हुए थे हाथ पर हाथ धरे रहकर, सन 1900 ईस्वी में आकर ऐसा नहीं कर रहे थे। वे भी अपने विकास को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो हिंदी कहानी का विकास भी सन 1900 ईस्वी से माना गया। इनमें से हिंदी की पहली कहानी कौन सा माना गया, तो इंदुमती माना गया। तो एक प्रकार से आप लोग इमेजिन करते हुए चलिए कि इंदु को इंद्र समझ लीजिए, इंद्र। तो इंद्र जी देवताओं के क्या है, राजा हैं। तो इंद्र को प्रथम स्थान मिला, तो समझ लीजिए इंदु कहानी को भी प्रथम स्थान मिला, यानी कहानियों में इंदु कहानी कहानी की पहली कहानी मानी गई है। ओके, आगे देखिए, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को पहली कहानी माना गया है। आप लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी जिस बात को मान लेंगे उसको सारी जनता मानेगी। रामचंद्र जी के बराबर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह जिस चीज़ को मान ले वही सब लोग मानेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना, इसलिए इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना गया। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष भी 1900 ईस्वी रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इंदुमती कहानी हिंदी की पहली कहानी होती है, तो जाहिर सी बात है कि इंदुमती कहानी सन 1900 ईस्वी में ही प्रकाशित होगी। आगे देखिए, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना है। तो किसने माना है, इंदुमती को शिवदान सिंह चौहान ने इंदुमती कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद करते हुए चलिए, जो इंदुमती कहानी है वह शेक्सपियर के नाटक, जो इंग्लिश के प्रमुख लेखक रहे हैं इंग्लिश के, शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है। शेक्सपियर की कहानी टेम्पेस्ट होती है, कहानी नहीं, नाटक है शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद है इंदुमती नाम की कहानी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आप लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो आप लोग 14 में से 3 घटाकर 11 वर्ष का समय मान लीजिए, समझ लीजिए 11 वर्ष का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे देखिए, प्लेग की चुड़ैल, जहाँ पर चुड़ैल की बात आएगी वहाँ पर भगवान का नाम याद किया जाता है। यानी यदि एकाएक से अंधेरे कमरे में चुड़ैल आ जाए तो आप दीनहीन होकर भगवान का नाम याद करेंगे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। इस प्रकार प्लेग की चुड़ैल की रचना लाला भगवान दीन है। आगे देखिए राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना इंदु नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई, इंदु नाम की पत्रिका में। तो राधिका जी मान लीजिए एक लेडीज हैं और वो अपने कानों में इतनी सुंदर कंगना पहनी है कि इंदु उनकी एक सहेली देखती है तो वह सोचती है कि हम भी अपने कानों में ऐसा ही कंगना पहनेंगे। तो इस प्रकार राधिका रमण प्रसाद जी की कहानी है कानों में कंगना, और यह जो कानों में कंगना नाम की कहानी है इंदु नाम की पत्रिका में प्रकाशित होती है।
तो राधिका जी जब कानों में कंगना पहनी होती है तो इंदु जो है क्या करती है, प्रचार करती है उस कानों के कंगना का, कहती है कि बहुत सुंदर, राधिका जी ने तो बड़ा सुंदर कानों में कंगना पहन रखा है, लाओ हम भी पहने, चलो हम सब लोग भी पहना जाए, बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है कि मन करता है कि देखते ही रह जाओ। इस प्रकार क्या करती है वह उस बात को प्रकाशित करती है। तो इस प्रकार कानों में कंगना नाम की जो कहानी है वह इंदु नाम की पत्रिका में प्रकाशित होती है। आगे देखिए प्रसाद जी की कहानी किस पत्रिका में छपती है, तो प्रसाद जी की कहानी इंदु नाम की पत्रिका में छपती है, मर्यादा में नहीं, मर्यादा गलत है यहाँ पे। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता, कहानीकार कौन थे, तो रक्षाबंधन कहानी के रचयिता जो कहानीकार है कौशिक है। कौशिक से आप लोग पकड़िए कौशल, जो व्यक्ति हस्त कौशल में निपुण होगा, कारीगरी में निपुण होगा, सुंदर सुंदर चित्र और सुंदर सुंदर आर्ट और क्राफ्ट बनाता होगा, वह रक्षाबंधन भी सुंदर सा बना लेगा। तो कौशिक जी ने रक्षाबंधन नाम की कहानी की रचना की, कौशिक जी ने। ठीक, आगे देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी। अब इसको याद करने के लिए आप लोग पकड़िए कि चंद्रधर शर्मा में न आधा है, द आधा है, र आधा है, जबकि च, ध और र यह 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि पूरे पूरे हैं। तो समझ लीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानी की रचना की, कम से कम मतलब उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो उसने कहा था कहानी के लेखक भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आप लोग इमेजिन करिए कि बचपन में मान लीजिए आप लोग गुलेल से मारे और किसी को घर में चोट लग जाए, तो जब पूछा जाएगा क्यों ऐसा किया, तो आप लोग दूसरे का दोष लगा देंगे, कहेंगे उसने कहा था, उसने कहा था कि इधर गुलेल चलाइए और हमें चला दिया तो लग गया। तो उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। गुलेरी से गुलेल से गुलेरी आप लोग याद रखिए। और आप लोग जानते हैं कि जब चोट लग जाए किसी को तो क्या करेंगे, बहाना बनाएंगे, कहें देखिए उसने कहा था कि गुलेल से मारो और मैंने मार दिया तो लग गया। अब देखिए आगे इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो यहाँ पर तीनों कहानी रचना, यानी उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो एक को तो मैंने ट्रिक से आप लोगों को याद करवा दिया था, उसने कहा था। इससे के बाद सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा, जो धर मतलब धरने वाला, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को धारण जो भी करेगा, यानी भगवान शंकर जी यदि चंद्रमा को धारण किए हुए हैं तो भले ही वे भांग धतूरे खाते हों और भंगी जैसे रहते हों, लेकिन उनका जीवन सुखमय होगा, क्योंकि वे सिर पर चंद्रमा को ही धारण कर लिए हैं। बुद्धू का कांटा, और जो बुद्धू व्यक्ति होगा उसको भले ही चंद्रमा उसके पास आ जाए या उसको चंद्रमा ही सौंप दिया जाए, लेकिन यदि बुद्धू है ना तो उसके लिए चंद्रमा भी कांटा के जैसा लगेगा। बुद्धू का कांटा, यदि एक बुद्धू व्यक्ति के पास यदि धन दौलत आ जाए या उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाए तो उसे वो खटकने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल न करके उसका गलत उपयोग करेगा। तो इस प्रकार आप लोग देखिए कि उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 रचनाएं जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अब देखिए उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस सन में हुआ, तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। 1915 ईस्वी में उसने कहा था। तो जब गुलेरी जी ने कहा कि उसने कहा था, यानी गुलेर से मारने के बाद जब उसने कहा था, दूसरे पर दोषारोपण किए, तो कोई बात का विश्वास नहीं कर रहा था। तो क्या किए, कम से कम 15 बहाने बनाए, 15 बहाने बनाए अपनी गलती को दूसरे के ऊपर मढ़ने के लिए। तो इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 1915 रहा है। कितने बहाने बनाए थे? 15 बहाने बनाए थे। किसने? गुलेरी जी ने। यह बताने के लिए कि हमने नहीं मारा गुलेल से, बल्कि उसने कहा था इसलिए हमने गुलेल चला दी। 15 बहाने बनाए, तो 1915 में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है? प्रेमचंद्र जी जब कहानियाँ नहीं प्रकाशन में आई थी, उससे पहले कौन थे कहानी के सर्वश्रेष्ठ? प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन थी? तो उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी थी। कब? प्रेमचंद्र की कहानियों से पहले कहानियों में उसने कहा था ये सर्वश्रेष्ठ कहानी थी। अब आगे देखिए आप लोग, देखिए हाँ, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय आदर्श, प्रेम, त्याग, बलिदान के लिए प्रेरित करता है। कौन? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का मूल विषय है कि आदर्श, प्रेम, त्याग और बलिदान, यह तीनों चीजें उसने कहा था कहानी में है। ठीक, आदर्श, प्रेम, त्याग और बलिदान।
आदर्श प्रेम, त्याग और बलिदान। आगे देखिए, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? छाया सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया है, आप लोग याद करके चलिए। पहला कहानी संग्रह छाया है 1912। देखिए, जब आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो छाया में ही करेंगे, ठीक है। दोपहर को 12 बजे नहीं करेंगे, बल्कि रात्रि को 12 बजे कर सकते हैं, लेकिन दोपहर को 12 बजे नहीं करेंगे। यानी रात को भी 12 बजे समझ लीजिए नहीं करेंगे। यानी जब 12 बजेगा तब आप लोग भगवान का पूजा नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, आप लोग छाया में करेंगे, यानी 12 बजे नहीं करेंगे। तो 12 बजे का नाम यहाँ पर आ रहा है तो समझ लीजिए छाया में पूजा करना है, प्रसाद लेना है। तो प्रसाद जी की कहानी संग्रह छाया है। छाया में पूजा करना है, प्रसाद लेना है, अतः प्रसाद जी की कहानी छाया है। और 12 बजे नहीं करना है, चाहे वह रात्रि का 12 हो चाहे दिन का 12 हो। यानी 1912 में छाया नाम का कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। कहानी संग्रह का मतलब कि छाया जो है रचना इनकी, इसमें कई सारी कहानियों का संग्रह है, समूह है, बहुत सारी कहानियां हैं छाया के अंतर्गत। तो क्या करेंगे, पूजा करेंगे या प्रसाद लेंगे तो छाया में नहीं लेंगे और ना ही 12 बजे करेंगे। तो इस चूंकि छाया का नाम आया है और 12 का नाम आया है, तो समझ लीजिए प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया है और 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो प्रेमचंद्र जी नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। मान लीजिए चंद्रमा हो और चंद्रमा के अंदर प्रेम भी हो, जिस व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा की कृपा हो और साथ ही उसके हृदय में प्रेम भी हो, चंद्रमा यानी धन दौलत, समझ लीजिए उसके पास धन दौलत भी हो और उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ भी हो, तो नवाब कौन है? वही है नवाब, उसी को लोग नवाब राय कहेंगे। अतः प्रेमचंद्र जी को नवाब राय कहा गया और ये नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानी लिखा करते थे। कौन? प्रेमचंद्र जी। आगे देखिए, प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन। प्रेमचंद्र जी का सोजे वतन कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। वतन से आप लोग मान लीजिए कि देश, सोजे, सोजे वतन यानी अपने देश के विषय में इसमें समझ लीजिए बात हो रही है। जहाँ पर अपने देश के विषय में बात होगी वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अंग्रेज विद्रोह करेंगे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी अपने देश के लिए लड़े यहाँ भारत में, क्योंकि उनको तो अपना शासन चलाना था। लोगों को पता है कि जो कोई भी क्रांति वगैरह होती थी तो वे सब विरोध करते थे। तो जाहिर सी बात है कि सोजे वतन कहानी जब लिखा जाएगा तो अंग्रेज सरकार विरोध करेगी। तो सोजे वतन कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और यह कहानी प्रेमचंद्र जी का है। प्रेमचंद्र जी की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? देखिए, प्रेमचंद्र जी की पहली हिंदी कहानी का नाम पंच परमेश्वर था। आप लोग समझ लीजिए कि पंच परमेश्वर, पंच ही परमेश्वर होता है। यहाँ पंच जो भी होता है, लोग कहते हैं कि पंचो भाई राम राम, तब जो भी पंच कहें उसी की मान्यता होती है। जहाँ पर पंचायत वगैरह इकट्ठा किया जाती है तो किया जाता है तो वहाँ पर पंचों की बात को ही प्रमुखता दी जाती है, तो इसलिए पंच को परमेश्वर माना गया है। तो जो परमेश्वर होगा वही पहला होगा। तो इस प्रकार प्रेमचंद्र जी की पहली हिंदी कहानी का नाम पंच परमेश्वर था। पंच परमेश्वर याद हो गया आप लोगों को? आगे देखिए, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ? अब बताइए, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर नाम की कहानी का प्रकाशन हुआ। 1916 ईस्वी। मान लीजिए जो पंचायत है वहाँ पर 16 लोग इकट्ठे हैं, 16 लोग इकट्ठे हैं और जहाँ पर 16 लोग होंगे वहाँ पर 16 लोगों को पंच परमेश्वर कहा गया। तो समझ लीजिए जहाँ पर भी पंच परमेश्वर की बात आए पंचायत की, वहाँ पर हम लोग 16 से इमेजिन करेंगे, जहाँ पर मतलब प्रेमचंद्र जी की कहानी के विषय में। तो प्रेमचंद्र जी की कहानी पंच परमेश्वर को जब देखा गया तो वहाँ पे 16 पंच जो है इकट्ठे थे, यानी 16 व्यक्ति इकट्ठे थे। तो इस प्रकार पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष सन 1916 माना गया। और देखिए 1900 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रेमचंद्र जी का जन्म 1900 में ही हुआ था, 1900 के बाद ही हुआ था। और ये प्रगतिवादी लेखक थे, तो प्रगतिवादी काल जो है वो 1900 से 1920 तक रहा है। अतः
1900 से 1920 तक 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग रहा है, 1920 से 1936 तक छायावादी रहा है और 1936 से 1943 तक प्रगतिवादी युग रहा है। तो चूंकि 1900 के बाद ही रहा है तो 1900 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं केवल लास्ट वाला 2 ही याद करवा रही हूँ। 1916 देखिए, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी मानी गई है? प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी कफन। आप लोग कफन से याद कर लीजिए कि जब व्यक्ति का लास्ट समय आता है तो उसको क्या मिलता है? कफन मिलता है। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी का लास्ट कहानी जो है वो कफन है। लास्ट कहानी इनकी यह एकदम अंतिम कहानी कफन है। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें कफन का काम होता है। बस कफन से आप लोग याद कर लीजिए कि प्रेमचंद जी का अंतिम कहानी है कफन। कफन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? कफन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ कफन का प्रकाशन वर्ष। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद जी की कहानी रचना है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? देखिए, पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। यह पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह, नशा और सवा सेर गेहूं। यह तीनों प्रेमचंद जी की कहानी है, जबकि पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो देखिए, यदि व्यक्ति को नशे से प्रेम हो जाए, यदि किसी व्यक्ति, प्रेमचंद जी की इन तीनों कहानियों को मैं याद करवा देती हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को नशे से प्रेम है तो सवा सेर गेहूं बेचकर, एक व्यक्ति है उसको नशे से बहुत प्रेम है, यानी बहुत बड़ा नशेड़ी है, तो क्या करता है? ईदगाह, जब ईद पड़ता है तो सवा सेर गेहूं बेचकर नशा करता है। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी की 3 रचनाएं हैं, ईदगाह, नशा और सवा सेर गेहूं। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? कौन सी कहानी आदर्शवादी? कफन। जाहिर सी बात है कफन आदर्शवादी नहीं होगा, क्योंकि कफन में यदि देखा जाए तो इस कहानी में मानवता का बहुत ही ज़्यादा ह्रास देखने को मिलता है। बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनशीलता है ही नहीं, संवेदनहीनता है। क्योंकि वहाँ पर एक औरत होती है, यानी बहू होती है, वह प्रसव पीड़ा से तड़प कर मर जाती है, लेकिन उसका पति और उसका ससुर उसको देखने नहीं जाता है, बल्कि वो दोनों आलू भूनकर खा रहे होते हैं। और कफन के लिए जो पैसे मिलता है उसको भी वे सब शराब वगैरह पी जाते हैं। इस प्रकार का जो है आदर्शहीनता की बात है कफन कहानी में। अतः कफन में आदर्शवादी कोई भी बात नहीं है कफन कहानी में। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रेमचंद जी की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। कौन सा कथन है? प्रेमचंद जी की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। देखिए, प्रेमचंद जी की कहानी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, प्रेमचंद जी की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। हाँ, अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। हाँ, हुआ है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट है। हाँ, है। उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी है? नहीं, सभी कहानियाँ आदर्शवादी नहीं है। अतः डी, कथन डी ही ऐसा कथन है जो कि असत्य है। पूस की रात की कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान या फिर घटना प्रधान? यथार्थवादी, क्योंकि वास्तविकता है। पूस की कहानी, यदि पूस की रात में अत्यधिक ठंड तो पड़ती ही है, और अत्यधिक ठंड में एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, इसी के विषय में चित्रण हुआ है। यानी प्रेमचंद जी ने इसी के विषय में चित्रण किया है आदर्शवादी कहानी में।